हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका ये लास्ट लेसन है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर, जो स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं पिछले 4 लेसन के, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब भी देख लें और आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपरेशन करें। जरूरी नहीं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आए, इसके अलावा भी आ सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं, फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, मैचअप है, उनके अंदर से भी पूछ सकता है थोड़ा घुमा के। लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिकली या उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छा करोगे, उसको समझ के लोगे, तो आप लोग इजीली उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट कर पाओगे। शर्त उसके लिए आपके लिए ये है कि आपको आपके लेसन के पहले की जो थ्योरी है ना, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अंडरस्टैंड रहेगा, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव कैसे भी घुमा के पूछे, क्योंकि आपके पास नीचे ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन देखने के बाद आपको खुद ही याद आ जाएगा कि ये तो पर्टिकुलर टॉपिक का ये आंसर था। तो अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि ये बार आपको 50 में से 40 ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब 50 में से पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो भी 1 आवर के अंदर। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिछले बार ऐसा था कि 50 में से 40 करना था, आप लोगों ने सब किए थे। जो राइट था उन्होंने कंसिडर करे, जो रॉन्ग था वो छोड़ दिए। लेकिन ये बार ऐसा नहीं है, ये बार पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आप लोग को करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोग को डिस्कस किया था कि मतलब बाकी लेसन डिस्कस किया है। आने वाले दिनों में कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करूंगा अगले लेक्चर से। फिर उसके बाद टैक्स, फिर उसके बाद आप लोग का अगर टाइम मिला तो थ्योरेटिकल पार्ट, जो आप लोग का कॉमर्स, कॉम 6 और इकोनॉमिक्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि वीडियो ग्रो करेगा तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छे से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है ये एलएलपी शुड हैव मिनिमम, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स होना चाहिए? 2। तो 2 पार्टनर्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी कैन हैव। मैक्सिमम कितने एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकते हैं? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट डैश डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स। हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एटलीस्ट कितने पार्टनर्स होना चाहिए? 2 इंडिविजुअल्स होना चाहिए। तो कम से कम कितने होना चाहिए? 2। बराबर ना? इंडिविजुअल्स, हाँ। बाकी कंपनी, अगर समझो एग्जांपल एक कोई इंसान ने लिया और किसी कंपनी को हमने हमारे साथ पार्टनरशिप में ली है, तो हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स होना चाहिए। ठीक है ना? एक कंपनी, एक दो जन हो रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल नहीं है, तो फिर ऐसे में चलेगा नहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। ये मिनिमम कितने होना चाहिए? 2 इंडिविजुअल्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का सी। उसके बाद क्या लिखा है कि एटलीस्ट डैश ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शैल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। कम से कम उन दोनों में से 2 जो इंडिविजुअल्स है, उन दोनों में से कम एक क्या होना चाहिए आप लोग का? इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि दोनों इंडियन रेसिडेंट है, एक इंडियन रेसिडेंट रहेगा तो चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट अगर नहीं है, तो म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर, जो एक दूसरे से रिलेटेड राइट्स है पार्टनर्स के, रिलेशन टू द एलएलपी विल बी डिटरमाइन एज पर द शेड्यूल डैश ऑफ द एलएलपी एक्ट। तो जो लोग राइट्स है, म्यूचुअल राइट्स, वो कौन से शेड्यूल में हम लोग को एलएलपी एक्ट के बताया गया, वो हम लोग को बताना है। बराबर ना? तो इसका आंसर आएगा आप लोग का फर्स्ट, शेड्यूल 1 में ही बताया गया। एलएलपी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप whose contribution exceed dash is required to annually get its account audited by the any chartered accountant of India। जिसका कंट्रीब्यूशन, ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिनका कंट्रीब्यूशन 25 लाख, 40 लाख, 1 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का सी, 25 लाख। 25 लाख से ज्यादा होगा तो आप लोग को उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप whose turnover exceed dash is required annually get their account, दोनों सेम ही है, खाली वहां पे कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर मतलब उन लोग का सेल्स। तो सेल्स कितना होना चाहिए? 41 लाख, 25, 50 लाख। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 लाख से ज्यादा। अगर 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो आप लोग को उसका ऑडिट अपने चार्टर्ड अकाउंट से करना पड़ेगा। तो 7th का आएगा आप लोग का सी। ठीक है ना? 7th का, सॉरी, ए उल्टा बोला, उसका सी था। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय, एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, किससे? पार्टनरशिप एक्ट चलता है कि कंपनी एक्ट चलता है कि कंपनी 2013 से चलता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? तो एलएलपी एक्ट 2008 में अलग से बना हुआ था, तो उसके हिसाब से ये चलता है। ठीक है ना? फॉलोइंग कैन बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी, इन लोग में से कौन पार्टनर बन सकता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में। एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, वो भी बन सकती है, यस। इंडिविजुअल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यस, ये भी बन सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा एनी ऑफ द अबव, कोई भी बन सकता है। फॉलोइंग कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। एलएलपी इनकॉर्पोरेट इंडिया, ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है। इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया, इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया का एनी ऑफ द, इसमें कोई भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टनर। ठीक है ना? हाँ, लेकिन वो कंडीशन आ रखने का कि मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स होना चाहिए।
द पार्टनर ऑफ एलएलपी हैज द फॉलोइंग राइट्स। तो एलएलपी के जो पार्टनर्स उनको क्या राइट्स सकते हैं? ओनली इफ प्रोवाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया है तो बाकी बाकी राइट्स तो रहते हैं। पार्टिसिपेट इन द मैटर ऑफ एलएलपीएस कर सकते हैं, लेकिन बात किसकी कर रहा है? एलएलपी एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तो रेम्यूनरेशन की बात, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में रेम्यूनरेशन लिखा है तो ही रेम्यूनरेशन मिलेगा, अदरवाइज बाकी ये सब तो मिलेगा सीधे। बाकी ए सी डी के राइट्स मिलेंगे उन लोग, लेकिन जो बी वाला राइट है अगर एलएलपी एग्रीमेंट रहेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये हो गया आप लोग के सारे ऑब्जेक्टिव्स लेसन नंबर 5 के फिनिश। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यूज है, सारे मैंने फिनिश कर दिया है। आप लोग को सीखना है तो अच्छे से सीख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक है उसके बाद आप लोग के पास, इसको भी पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हैं। आपके पास पीछे आंसर मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। अगर टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी और से ले लीजिए, उससे फोटो ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे 10th, फिर यहाँ पे है कुछ, फिर आपके मैथ द फॉलोइंग से, मैथ द कॉलम से, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है आपके पास बहुत सारे। फिर उसके बाद आप लोग आंसर चेक करने के लिए आप लोग के यहाँ पे आंसर्स आप लोग को दिए हुए देखिए यहाँ पे पूरे, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करिए, शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी करिए। लाइक बटन आप लोग दबाता नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर दबा दिए ताकि आने वाले वीडियोस और मैं बनाऊं कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर और बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।